ये ट्यूटोरियल 3 पार्ट में है। इनको देखने के बाद एनजीओ से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी। पार्ट 1 न्यू एनजीओ रजिस्ट्रेशन के पहले की जरूरी जानकारी। पार्ट 2 न्यू एनजीओ कैसे रजिस्टर करे और इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। पार्ट 3 एनजीओ फर्स्ट ईयर में किस प्रकार से फंड जनरेट करे कि टर्नओवर अच्छा हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एनजीओ मित्र चैनल, जहां पे पाते हैं संस्थाओं से संबंधित ढेर सारी जानकारियां। अगर हमारे इस चैनल से आप नया जुड़े हुए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। आगे ढेर सारी एनजीओ संबंधित, अदर सेक्टर संबंधित बातें हम लोग आपको बताते रहेंगे। आज का जो विषय है कि जो वो लोग हैं जो संस्था बनाने के बारे में सोच रहे हैं या वो चाहते हैं कि एक नई संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो कंफ्यूज है कि किस प्रकार की संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, कहाँ से कराया जाए, कैसे कराया जाए, क्या और वो किस मकसद से कराए। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि 2024 में अगर आप संस्था बनाने जा रहे हैं तो आपको क्या सोचना चाहिए, क्योंकि चीज़ें पहले से काफ़ी बदल चुकी हैं। जैसे पहले संस्थाएं बना करती थी कि किसी भी टॉपिक उठा लिया, कुछ भी उठा लिया, कितने भी लोगों को गठन कर लिया, कुछ मिसलिनियस टाइप के लोगों को मिला के आपने मैनेजिंग कमेटी बना ली, फिर संस्था चल रही है, आगे चल के रुक गई है, फिर आगे नहीं कुछ प्रोग्रेस हो रही है, फिर उन लोगों ने बंद कर दिया। ऐसे बहुत सी संस्थाएं होंगी, ऐसा नहीं है। देश में 35 लाख से ऊपर की संस्थाएं रजिस्टर्ड हुई हैं एनजीओज, लेकिन उसमें कितनी एक्टिव हुई है आप डेटा का भी निकालें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन अब जो लोग बनाएंगे वो उनको संस्था को आगे ले जाना होगा, एनजीओज को आगे ले जाना होगा, क्योंकि वो काफी कुछ सोच समझ के बनाएंगे। इसलिए वही सारी चीजें, क्या सोचना है, क्या समझना है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसी सारी महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, एनजीओ क्या होती है, या आप सबको पता है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग एनजीओ कहते हैं। एनजीओ में अब देखा जाए 3 तरीके से आप एनजीओ बना सकते हैं। सोसाइटी एक्ट में बना सकते हैं, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में बना सकते हैं और सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है किस टाइप की एनजीओ को आपको बनाना है। 7 आदमी हैं अगर आपके पास तो आप सोसाइटी एक्ट में कर लीजिए, और अगर सेक्शन 8 और ट्रस्ट के बेस पे जाते हैं तो कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अब ये विषय आता है कि आपको किस टाइप की एनजीओ बनाना चाहिए। देखिए, एक चीज को आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए। पहले मैंने कहा ना, ये पहले क्या होता है, एनजीओ बनती थी उसमें लिखा रहा था साफ सुथरे तरीके से कि हमें सरकार से ग्रांट लेके काम करना है। लेकिन अब वो चीजें बदल चुकी हैं। आपको एनजीओ बनाते वक्त ये सारी चीजों को सोचना होगा और उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपनी मैनेजिंग कमेटी रखना पड़ेगा। जैसे मैं बता दूं, जैसे मान लिया अब एनजीओ जिन एनजीओ का गठन होना है या फिर आगे जिन एनजीओ को बनाना है, उनको ये सोचना होगा कि उनको काम क्या करना है, मतलब उनका गोल क्या है, मेन गोल क्या है, ये वो उनको जरूर सोचना होगा। ऐसा नहीं कि चलो भाई डाल देते 10-20 कोई भी चीजें, किसी चीज को लेकर आगे चले। ठीक है, अल्टरनेटिव जरूर रखनी चाहिए, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव उनके जरूर होना चाहिए कि किस विषय पे, किस टॉपिक पे ऑर्गेनाइजेशन को वो रजिस्टर्ड कराने जा रहे हैं। उससे होगा क्या, फायदा क्या उससे फायदा ये है कि आप अपनी मैनेजिंग कमेटी उसी तरीके से डिसाइड करेंगे। जैसे मान लिया अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लोग डाटा एनालिसिस काम करेंगे या बेसलाइन सर्वे का काम करेंगे या आप इस टाइप की चीजें करेंगे, रिसर्च टाइप की चीजें करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी मैनेजिंग कमेटी में इकोनॉमिक्स से, सोशल वर्क से रिलेटेड होने चाहिए। अगर आपने सोचा कि हॉस्पिटल चलाना है, मेडिकल सर्विसेज देनी है, तो आपके मैनेजिंग कमेटी में मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड लोग होने चाहिए। इसी तरह से अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये एक डिफाइंड होना चाहिए कि किस टाइप की चीजें आपके पास होनी चाहिए। मैनेजिंग कमेटी क्या होनी चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आपको फंड रेज का काम करना है, क्राउड फंडिंग काम करना है, चैरिटेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, मिसलिनियस टाइप के काम करें, तो आपके मैनेजिंग कमेटी मार्केटिंग टाइप के लोग ज़्यादा होने चाहिए, जिनके अंदर मार्केटिंग स्किल हो। ये सारी चीज़ें आप समझिए। इस बेस पे तब जाके आपको रजिस्टर्ड कराना चाहिए। तो पहली चीज़ हमारी ये डिसाइड हो गई कि हमें गोल किस तरीके से करना है, जो हमने आपको डिस्कस किया। अब सेकंड चीज़ आपको ये डिसाइड करनी है कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन आपको रजिस्टर्ड करानी है। देखिए, इसको भी मैं समझा दूंगा आपको। अगर कोई आप ऐसा ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं जिसमें आपको ऑल ओवर इंडिया कवर करना है, तो अगर ऑल ओवर इंडिया कवर करना है तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन का जो जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए वो पैन इंडिया का होना चाहिए। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपने सोचा कि नहीं हमें स्टेट लेवल पे ही काम करना है, तो आप सोसाइटी एक्ट में भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। लेकिन अगर पैन इंडिया बेस पे आपको रजिस्टर्ड कराना है तो आपको सेक्शन 8 कराना होगा या फिर ट्रस्ट में जा सकते हैं।
तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की चीज़ों को लेके आपको चलना है। सबके कंप्लायंसेस होते हैं, ये भी आपको बात सोच के काम करना होगा कि सब में आपको ईयरली रिटर्न डालना होता है सारी चीज़ों में, तीनों टाइप की आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आपको कितने बड़े एरिया में काम करना है। जैसे मान लीजिए माइक्रो फाइनेंस का काम करना है, ऑल ओवर इंडिया करना है, सेक्शन 8 बनाई है, उसमें भी आपको ध्यान देना होगा कि माइक्रो फाइनेंस वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो क्या चार्जेज आएंगे, इस बारे में भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बता देंगे या कंपनी सेक्रेटरी आपको बता देंगे। दूसरा, अगर मान लिया आपको वो फंड रेज का काम करना है तो आपको ऑल ओवर इंडिया काम करना है। तीसरा, अगर आपको एनजीओ के बेस से बिजनेस करना है और उसको भी आपको ऑल इंडिया करना है तो भी आप सेक्शन 8 पे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, किस लिए करना है और आपका कवरिंग एरिया कितना बड़ा होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप सोच के करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से तैयार होगी। तो ये दो पार्ट आपका, पहला गोल कि हमें क्या करना है, बिजनेस करना है कि ग्रांट लेके काम करना है कि स्कूल चलाना है, कॉलेज चलाना है, मेडिकल चलाना है, ये सारी चीज़ें आपके गोल में होंगे। मैनेजिंग कमेटी उसके अकॉर्डिंगली हो गया। तो और उसके बाद से आपका ये डिसाइड हो जाएगा कि मैनेजिंग ये सोसाइटी किस एक्ट में रजिस्टर्ड करानी है। एक बात और आप क्लियर कर लेंगे कि अगर आपके पास मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स कम हैं तो भी आपके लिए ये चीज़ें हैं जो मैंने पहले डिसाइड कर रखी हुई है कि सोसाइटी एक्ट में 7, बाकी चीज़ों में 2। इतनी चीजें डिसाइड हो गई। अब आपको ये सोचना होगा कि सबके रूल्स रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, मतलब आपकी मैनेजिंग कमेटी में जो मेंबर्स हैं उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं। देखिए, कुछ एक पोस्ट के तो रूल्स रेगुलेशन प्री डिफाइंड होते हैं। आपको वैसे भी अगर मेरी सजेशन मानिए तो कम से कम अगर आप ट्रस्ट बनाते हैं, सेक्शन 8 बनाते हैं तो 3 सदस्य तो लेके चलिए, क्योंकि आपको हर हालत में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर ये तीनों चीजें आपको दिखानी होगी, क्योंकि वो चीजें जब तक नहीं दिखाएंगे आपको दर्पण आईडी में भी आपको दिक्कत आ जाएगी। तो ये चीजों आपको हमेशा लेके चलिए। तो जैसे मैंने कहा कि रोल आपके डिफाइंड होते हैं, प्रेसिडेंट के क्या रोल होते हैं, सेक्रेटरी के क्या रोल होते हैं, ट्रेजरर के क्या रोल होते हैं। ये चीजें बहुत ऐसा नहीं कि बहुत डिस्कशन का मैटर, लेकिन फिर भी अगर आप किसी को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो आप कुछ एक राइट्स को शिफ्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। जैसे सेक्रेटरी कुछ राइट्स को आप प्रेसिडेंट पर डाल सकते हैं, तो प्रेसिडेंट के जो मेजर राइट्स है वो आप सेक्रेटरी में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन सेक्रेटरी कुछ अगर राइट्स अगर आप चाहें तो वो उनको आप प्रेसिडेंट के साथ भी अटैच कर सकते हैं। एक चीज और आपको समझनी होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को आपने एज मेंबर रख लिया, लेकिन नई सोसाइटी बनाते वक्त ये चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी को अगर आपने मेंबर बना लिया तो उसको कल की डेट में अगर आपको हटाना हो तो कैसे हटा सकते हैं। टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, इसको भी आप अच्छी तरीके से सोच समझ के इस क्लॉज को डेवलप कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें बहुत लोगों के साथ आती है। आज की डेट में आपके साथ जुड़ जाते हैं, कल की डेट में वो हटने लगते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाती है। 3 चीजों के बारे में भी आपको सोचना होगा कि आपके पास अगर कोई व्यक्ति जाना चाहे तो वो कैसे जा सकता है। उसके बाद से आपके पास कुछ एक और पॉइंट्स आते हैं, लेकिन हालांकि मैंने कहा कि बाइलाज अगर जब बनाते हैं या रूल्स रेगुलेशन जब बनाते हैं तो वो बहुत सी चीज़ें प्री डिफाइंड होती है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं भी जानेंगे तब भी आप पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि आपको कैसे क्या करना होगा। अब मैं इस प्रोसेस में आता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपको डॉक्यूमेंटेशन की क्या जरूरत पड़ती है। देखिए, सोसाइटी एक्ट में अगर आप रजिस्टर्ड कराते तो एक बात और सोचिए कि सोसाइटी एक्ट में मैक्सिमम जगह पे, मैक्सिमम स्टेट में ऑनलाइन हो गया है। तो आप ऑनलाइन में अगर आप जाते हैं तो आप अगर सर्च भी करना चाहें तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करके आप अपने स्टेट का नाम डालेंगे, अगर वो ऑनलाइन में होगा तो जरूर वो आपको सामने आपके पास वो पोर्टल आ जाएगा। ऑनलाइन में कराते वक्त तो आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग मेंबर्स हैं उनके आपके पास आधार होने चाहिए, और जो मेन मेंबर उनके पैन और आधार दोनों होने चाहिए। सारे मेंबर्स के वो सिग्नेचर्स आपके पास होने चाहिए, सभी के फोटोज होने चाहिए और एफिडेविट लगती है। सबके अलग अलग सिस्टम हर स्टेट में, लेकिन मैंने एक जनरलाइज तरीके से बताया डॉक्यूमेंटेशन में इतनी चीज़ें लगती हैं। और बाकी अगर सोसाइटी एक्ट में है तो आपके वो आपका बाइलास बनता है, मेमोरेंडम बनता है, ट्रस्ट में ट्रस्ट डीड बनता है,
और ये आपका सेक्शन 8 में जाते हैं तो एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स बनते हैं। तो वो सारी चीज़ें अपने अपने देखिए, जैसे सेक्शन 8 में अगर आप आते हैं तो आपको उसमें आपको डीन बनाना पड़ता है, तो ये आपका सीए आपको उसमें आपको सारी डिटेल्स बता देंगे किस टाइप से उनको सेक्शन 8 बनानी है। ट्रस्ट डीड बनाते हैं तो उसमें एक डीड बनानी पड़ती है, उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल डालनी पड़ती है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या हैं। सोसाइटी एक्ट में मेमोरेंडम में करना होता है। ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हो चाहिए और किस तरीके से आपको चलना चाहिए, क्योंकि वो पहले जैसी अब सोसाइटीज़ नहीं बननी चाहिए कि जो कि कल की डेट में जाके वो डिजॉल्व हो जाती हैं, खत्म हो जाती है और ऑलमोस्ट वो डेड टाइप की हो जाती हैं। अब जो सोसाइटी बने, एक उनको आप ये सोच के चलिए कि इनके साथ आपको आगे लेके चलना है, टेंडर्स भी डालने हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, फंड रेजिंग भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट की ग्रांट मिली तो उसको भी कर सकते हैं, और फंड खुद से कुछ चीज़ें क्रिएट करनी है तो हम लोग उसको भी कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस को ओपन लेके चलना चाहिए, तभी उसी बेस पे आप सोसाइटी बनाइए या एनजीओ बनाइए। अदरवाइज अगर आपके पास दिमाग में ये चीज़ें हैं कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट की ग्रांट लेके चलनी है तो आपको सोच के बनाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट विषय था जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा था नई आने वाली एनजीओ के लिए। उम्मीद है कि ये मेरे सुझाव या मेरे डिस्कशन या जो भी मैंने आपको बताया वो शायद आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो सारी आएंगी आपके पास तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने चैनल्स पर रखी हुई है, बहुत से वीडियोस बने हैं, करीब 170 वीडियोस बने हुए हैं। तो अगर आप नए आए हैं हमारे इस चैनल पे तो आपको ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे आपको एनजीओ से रिलेटेड। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।